अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है वो ईजे हर्न की चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल 2.2 हम करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा और इसके बाद इंशाल्लाह ताला 2.3 भी समझा देंगे। देखें, इसमें एग्जाम्पल 2.2 में यहाँ पे आपके पास जो है वो एक जो प्रॉब्लम बताई है, इसमें 8 मीटर लॉन्ग, यानी आप लिखना चाहें तो कैपिटल एल लेंथ इसकी बता दी है, 8 मीटर लॉन्ग कॉलम है और इसकी दो डायमेंशंस बता दिए, 400 mm और 250 mm, और ये एक आई सेक्शन जॉइस्ट से बना हुआ है। तो 400 mm यकीनन इसकी जो है वो वर्टिकल डायमेंशन है और 250 mm इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है किसकी, आई सेक्शन की। ये जो आपको यहाँ पे ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये ऊपर से नीचे अगर आप देखें तो ये 400 mm यहाँ दी हुई है डायमेंशन ना, और इसकी हॉरिजॉन्टल देखें तो वो 250 mm है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि वन एंड, ये लिखते हैं, नोट कर लें, डाटा वाटा बना लें। वन एंड ऑफ कॉलम इज़ अरेंज टू बी फिक्स्ड एंड अदर फ्री, बस इतना लिख लें कि वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर एंड इज़ फ्री, ठीक है। और फिर इसमें कह रहे हैं कि अ लोड इक्वल टू 1/3 ऑफ ऑयलर लोड इज़ अप्लाइड, यानी जो लोड अप्लाई किया जा रहा है, लोड को हम पी लिखते हैं, वो इक्वल है, P इज़ इक्वल टू 1/3 टाइम्स पी ई का मतलब ऑयलर लोड। अच्छा, ऑयलर बोलें आप या यूलर बोलते हैं, दोनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं इसकी, आप जो बोलना चाहें बोल लें, क्योंकि इसका इक्वेशन में काम होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपने क्या लिख ली, कंडीशन बताई हुई आपको कि जो लोड है, यानी पी, लोड को हम पी बोलते हैं, ठीक है। पी फॉर पैरट लिख लें अपने पास, P इज़ इक्वल टू 1/3 टाइम्स पी ई जो है वो नीचे सब्सक्रिप्ट में है, और पी ई का मतलब क्या है, यूलर लोड या ऑयलर लोड, जो भी आप बोलना चाहें। फिर कह रहे हैं इसमें लोड फैक्टर पता करें। अच्छा, लोड फैक्टर जो है वो ये उसकी इक्वेशन में एक कैपिटल एन होता है लोड फैक्टर, ठीक है। तो वो आपको डिटरमिन करने को बोला है, और यूज़ क्या करना है, पेरी रॉबर्टसन की ही जो इक्वेशन है उसी में होता है ये लोड फैक्टर ना। तो अगर आप इक्वेशन आपको याद होगी, ठीक है, या आपको गिवन होगी जो भी, तो उसमें कैपिटल एन आपको लोड फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एन लोड फैक्टर है, और पेरी रॉबर्टसन यूज़ करना है फॉर द बेसिस ऑफ डिज़ाइन। अब यहाँ पे देखें, आपको ये जो आई सेक्शन जॉइस्ट्स दिए हुए हैं, एक जॉइस्ट नहीं है, एक जॉइस्ट ये है जो कि वर्टिकली अरेंज हुआ हुआ है, दूसरा जॉइस्ट हॉरिजॉन्टली अरेंज हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें दी हैं सवाल में, नीचे लिखा हुआ है फॉर ईच जॉइस्ट, यानी दोनों जॉइस्ट के लिए बात की जा रही है, हर एक जॉइस्ट की जो आई मैक्स है, आई क्या होता है, जो आपको बताया था सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ना, वो मैक्सिमम बताया हुआ है 213 इंटू 10 एक्सपोनेंशियल -6, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू बताई हुई है, आई मिनिमम, वो बताया है 9.6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आई एक्स और आई वाई नहीं बताए हुए, ठीक है, जॉइस्ट्स के लिए, तो वो हम कर लेंगे, निकाल लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि जब आई मैक्स और आई मिनिमम दिए हुए होते हैं तो हमें किस तरह डील करना होता है आई एक्स और आई वाई निकालने के लिए। फिर साथ ही साथ आपको एक जॉइस्ट का जो एरिया है, कुल मिला के एक जॉइस्ट का एरिया वो भी दिया हुआ है, ठीक है, 8.4 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, प्लस नीचे फिर बताया कि वेब और फ्लैंज की जो थिकनेस है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी आई सेक्शन होता है उसका जो ये वाला हिस्सा होता है, ये दरमियान का, ये वेब कहलाता है, और ऊपर के जो ये होते हैं फ्लैंजेस होते हैं, इन दो फ्लैंजेस होते हैं और एक दरमियान में वेब होता है, ठीक है। तो दोनों की थिकनेस बताइए कितनी, 20 mm, और फिर बताया है कि मटेरियल का जो ये मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो भी कह रहे हैं आप, कैपिटल ई, वो 208 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या गीगा पास्कल, जो भी कहना चाहें। और यील्ड स्ट्रेस आपको बताया हुआ है, यानी यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सिग्मा वाई 270 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पूरा पहले पेज पे क्या है, सवाल है, ठीक है। आपको निकालना क्या है इसमें, लोड फैक्टर कैपिटल एन निकालना है, किसके ज़रिए, पेरी रॉबर्टसन के फॉर्मूले के ज़रिए, ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि पेरी रॉबर्टसन का अगर फार्मूला आप देखें अपनी किताब में ना, तो उसमें, हाँ, तो मैं कह रहा था कि किताब में अगर आप देखें इसका पेरी रॉबर्टसन का फार्मूला, तो उसमें एक पेरी रॉबर्टसन कांस्टेंट होता है ईटा। ईटा मतलब जो एक
एन बनाते हैं और नीचे से लंबा सा खींच देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप वो कभी कार्नो इंजन की एफिशिएंसी के लिए भी ईटा का एक्सप्रेशन यूज़ करते थे, ठीक है, तो वो ईटा बना हुआ होगा, ठीक है। तो वो ईटा का जो एक्सप्रेशन है उसमें के चाहिए होता है, ठीक है, के चाहिए होता है। के मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो के लिए फिर से वही वाली चीज़, थीम क्या बनेगी सवाल की कि भाई आप करते क्या हैं, आपको ये पता होता है कि भाई आई जो है, आई एक्स एक्स निकालेंगे और आई वाई वाई निकालेंगे, दोनों में से जो छोटा होगा उसको ए के स्क्वायर के बराबर इक्वेट करके और उसके ज़रिए आप के निकाल लेंगे। और के जब आ जाएगा तो पेरी रॉबर्टसन का कांस्टेंट आ जाएगा। और पेरी रॉबर्टसन की इक्वेशन में एक तो चीज़ आपको लोड फैक्टर कैपिटल एन पता करना है, बाकी सारी चीज़ें पता होती हैं सिवाय किस, मतलब पता है इस सवाल में सिवाय किस चीज़ के, अगर आप वो इक्वेशन देखेंगे तो चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, ये रही वो इक्वेशन सामने आपके जो लिखी हुई है ये। अब इसमें सब कुछ पता होता है सिवाय ईटा के, तो ईटा यहाँ पे जो भी आपका आएगा वो हम पुट करेंगे, बाकी जो चीज़ें इसमें होती हैं वो है यील्ड स्ट्रेस है, ऑयलर का स्ट्रेस है, ठीक है, और जनाब आपका जो टोटल स्ट्रेस लग रहा होगा, क्योंकि आपको एक कंडीशन भी दी हुई है कि जो स्ट्रेस है वो, क्योंकि यहाँ पे लोड लिखा हुआ है ना, लोड है वो 1/3 ऑफ ऑयलर लोड है, इसके ज़रिए हम स्ट्रेस भी आ जाएगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। तो सिर्फ एक चीज़ जो मसले वाली है वो ये कि पेरी रॉबर्टसन का कांस्टेंट ईटा और उसमें के चाहिए होता है। तो थीम ये बनी आपकी कि के लिए आपको फिर से वही करना है कि आई एक्स एक्स आई वाई वाई पता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के ज़रिए छोटा वाला देख के दोनों में से और उसको ए के स्क्वायर के बराबर इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक और मसला भी है, और वो मसला ये है कि आपको जो कैपिटल वाई एक्सिस नज़र आ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं वो, मतलब हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि जो पूरा सिस्टम होता है ना उसके सेंट्रॉइड से पास हो रहे होते हैं, पूरा सिस्टम मतलब ये दोनों जॉइस में लाके। तो अब आपको तो पता ही नहीं है कि सेंट्रॉइड किधर है, कैपिटल जी जो यहाँ पे बना हुआ है ये सेंट्रॉइड है, ठीक है, तो सेंट्रॉइड आपको पता ही नहीं है कहाँ है। अब पता होने का मतलब ये कि किसी एक जॉइस्ट के सेंट्रॉइड के रेस्पेक्ट से आपको पूरे सिस्टम का सेंट्रॉइड पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना फासला x, वो वर्टिकल वाला जो जॉइस्ट है उससे लेके पूरे सिस्टम का जो सेंट्रॉइड है उस तक के फासले को यहाँ x कह दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसी के ज़रिए फिर आप वो चीज़ भी चेक करेंगे ना कि किस में जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा और किस में नहीं लगेगा, ठीक है। खैर वो अभी बात की बात है, पहले आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तो शुरू में ही इन्होंने सबसे पहले आपकी किताब वालों ने जो है वो सेंट्रॉइड निकाला हुआ है। तो सेंट्रॉइड जो इन्होंने जैसे निकाला है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि या तो कि ये हुआ क्या है एकदम से, ठीक है। तो मैं इसके लिए ज़रा आपको पहले फार्मूला दिखा दूं कि सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहली टेक्निक तो ये होती है कि आप किसी भी एक, आप जो है वो किसी भी एक लाइन के किसी भी एक पर्टिकुलर जो पूरा सिस्टम है उसमें किसी एक एरिया के किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट ना एरिया का मोमेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड जी ऑफ बिल्ड अप सेक्शन टेक मोमेंट्स ऑफ एरिया अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ वर्टिकल जॉइस्ट। तो हम वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल जॉइस्ट की जो सेंट्रल लाइन होगी जो कि यकीनन वर्टिकल जॉइस्ट के सेंट्रॉइड से पास हो रही होगी, उसके रेस्पेक्ट से तमाम एरिया का मोमेंट्स लेंगे। एरिया का मोमेंट्स लेना क्या होता है वो थोड़ी देर में भी बताता हूँ मैं आपको। यही चीज़ हम हॉरिजॉन्टल जॉइस्ट के साथ भी कर सकते थे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मेथड क्या होता है सेंट्रॉइड निकालने का। अच्छा ये देखें यहाँ पे मैंने लिख के रखा कि जो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है ना, एक्स के ऊपर जो बार लिखा हुआ है ये सेंट्रॉइड, पूरे सिस्टम का जो सेंट्रॉइड है उससे वर्टिकल जॉइस्ट जिसके अबाउट आप एरिया के मोमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं उसके सेंट्रॉइड से लेके पूरे सिस्टम के सेंट्रॉइड तक का फासला एक्स बार, ठीक है। तो सेंट्रॉइड की पोजीशन निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जितने भी मेंबर्स हैं, लेट्स से अगर एक से ज़्यादा हैं एरियाज़, जैसे कि यहाँ पे दो जॉइस्ट हैं तो दो हैं, तो A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2 ये फार्मूला यूज़ करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी बचपन में आप सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करते थे M1x1 प्लस M2x2 अपॉन इस तरह M1 प्लस M2 करके ऐसे करते थे ना। मेरा ख्याल है वो इंटर की फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आप पढ़ते होंगे उस तरह, बल्कि है वो टॉपिक है पूरा सेंटर ऑफ मास निकालने का। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जो है वो
ये आप समझ लें सेंटर ऑफ एरिया जो है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड की पोजीशन निकालने के लिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला आप याद रख लें कि एक्स बार इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे दो मेंबर हैं तो a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। अगर तीन होते तो होता है a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, खैर अब यहाँ पे क्योंकि दोनों जॉइस्ट जो हैं उनकी डायमेंशंस बराबर हैं तो लिहाजा दोनों के एरिया भी बराबर होंगे। दोनों के एरिया आपको बताए हुए भी हैं सवाल में। तो a1 और a2 बराबर है तो उसको मैंने लेट से एक ही लेटर a से लिख दिया। तो अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर कुछ ये बचेगा कि एक्स बार इज़ इक्वल टू ax1 प्लस ax2 और नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस ए। ठीक है, तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, तो 2a लेफ्ट हैंड साइड पे जाके x बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a एक्स बार इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे जो ax1 प्लस ax2 है उसमें a कॉमन ले लें तो बचेगा क्या ब्रैकेट में x1 प्लस x2। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने लास्ट एक्सप्रेशन अभी आपके सामने डिराइव किया था ना वो था 2a एक्स बार इज इक्वल टू a ब्रैकेट में x1 प्लस x2। वो यहाँ डायरेक्ट उसकी वैल्यूज पुट की हुई हैं जहाँ से शुरू हो रहा है। तो 2 इंटू 8.4 इंटू 10 की पावर -3 एरिया है एक जॉइस्ट का, और x बार इक्वल टू फिर वही एरिया 8.4 10 की पावर -3, और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है x1 प्लस x2 ये मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ज़रा सुन लें, वापस से फिगर पे आ रहा हूँ क्योंकि आप जो है वो इस वर्टिकल वाले जॉइस्ट की जो सेंट्रल लाइन होगी यानी वो लाइन जो सेंट्रॉइड से पास हो रही होगी उसके अबाउट एरिया के मोमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, यानी कितना जो है वो हर एरिया का सेंट्रॉइड इसके सेंट्रॉइड से दूर है। तो अगर आप इस वर्टिकल यानी इसको आप कह रहे हैं वर्टिकल जॉइस्ट को कह रहे हैं आप लेट से a1, तो इसका जो फासला होगा इसके अपने सेंट्रॉइड से उसको आप कहेंगे x1। तो भाई इसके अपने सेंट्रॉइड से इसके ही सेंट्रॉइड का फासला, क्योंकि इससे रिलेटिव आप ले रहे हैं सबको, हर एरिया के सेंट्रॉइड को इसके सेंट्रॉइड से रिलेटिव ले रहे हैं, तो अगर इसके ही सेंट्रॉइड को इसी के सेंट्रॉइड से आप देखेंगे वो कितना दूर होगा 0, यानी आप कहेंगे x1 जो है वो तो 0 है। लेकिन अगर आप बात करें x2 की, x2 का मतलब दूसरा जो मेंबर है, दूसरा जॉइस्ट है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, उसका जो सेंट्रॉइड है वो इस वर्टिकल वाले जॉइस्ट के सेंट्रॉइड से कितना दूर है, तो ये सवाल पैदा होता है। तो भाई इतना दूर है क्योंकि ये इसकी जो पूरी डायमेंशन थी यानी जो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल जो इसकी पूरी आप लेट से विड्थ कह लें ये 400 है, क्योंकि ये 400 था आई सेक्शन में, ये जो एक लाइन है पूरी ये 400 mm डायमेंशन है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये पूरी की पूरी इसकी 400 mm होगी। तो सेंट्रॉइड से लेके कोने तक की कितनी होगी 200 mm, प्लस 200 mm में यहाँ पर क्योंकि इसके सेंट्रॉइड तक आप फासला नाप रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था सवाल में दिया हुआ है वेब और फ्लैंज की थिकनेस है 20 mm, तो यहाँ पे ये वेब है, तो वेब की पूरी थिकनेस 20 mm है, तो सेंट्रॉइड तक आने के लिए कितनी होगी 20 की आधी यानी 10 mm। तो आप उस 200 mm में 10 mm ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 mm। ये 210 mm क्या है मेंबर नंबर 2 यानी सेकंड जॉइस्ट यानी ये हॉरिजॉन्टल जॉइस्ट, इसके सेंट्रॉइड से लेके और रेफरेंस वर्टिकल लाइन जो कि आपने वर्टिकल वाले जॉइस्ट वर्टिकल जो जॉइस्ट है उसके जो सेंटर से लाइन पास हो रही है उस तक का फासला। तो x2 आपके पास कितना है 210 मिलीमीटर। कैसे पता चला 200 कैसे आया 400 का आधा। ठीक है, 400 का आधा जो फासला 200, और ये मज़ीद जो 10 mm इंक्लूड हुआ है वो इसलिए क्योंकि जो वेब की थिकनेस है वो 20 mm है, तो 20 का भी आधा आप लेंगे तब आपको हॉरिजॉन्टल वाला जो जॉइस्ट है उसके सेंट्रॉइड से लेके वर्टिकल वाला जॉइस्ट के सेंट्रॉइड तक का फासला पता चलेगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब आप वापस इस पे आएँ तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 200 प्लस 10, ये 200 प्लस 10 जो है ये पूरी चीज़ 200 प्लस 10 इंटू 10 की पावर -3, ये x2 है क्योंकि x1 तो 0 है। ठीक है, तो अब इसके ज़रिए आप जो है सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, x बार आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कि अब हमें निकालना क्या है IXX और IYY। अब IXX और IYY जब आप निकाल रहे होंगे तो आपको सबसे पहले ये भी तो अपने ध्यान में रखना है कि
किस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा और किस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा। तो देखें, आपको आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दिए हुए थे, ठीक है। तो जब भी आपको आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दिए हुए हों, तो चाहे आप आई एक्स एक्स निकालें या आई वाई वाई निकालें, आप उन आई मैक्सिमम और आई मिनिमम को ऐड कर देते हैं। अगर एक मेंबर का आपको आई मैक्स और आई मिनिमम दोनों पता है, तो आप जो है वो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर किसी एक्सिस के अबाउट जब आप ये आई एक्स एक्स या आई वाई वाई निकाल लें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लग रहा है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा होगा, तो आपको उसमें इजाफी क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, ए डी स्क्वायर, जो मैंने आपको पिछली वाली एग्जाम्पल 2.1 में भी बताई थी। ए क्या था उसमें, एरिया, और डी क्या था, डिस्टेंस, ठीक है। वो डिस्टेंस था जो कि उस, अगर वो एक्सिस जो है वो उस मेंबर के सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा था, तो वहाँ से लेके वहाँ तक का हमने जो डिस्टेंस लिया था उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो अब देखें, जब आप आई एक्स एक्स निकाल लें, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि क्या आया के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो मसला बहुत आसानी से हल हो जाता है, अगर लगना होता है तो वो एक इजाफी चीज़ ऐड हो रही होती है। तो देखें, हमें चेक क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा, किसके केस में, आई एक्स एक्स के केस में। तो क्या चेक करना पड़ेगा आपको कि भाई ये जो एक्स एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस इन दोनों मेंबर्स यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जॉइस्ट के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। तो आप बिल्कुल देखें, ये हॉरिजॉन्टल जो जॉइस्ट है इसका सेंटर यहाँ का ही होगा, उससे भी एक्स एक्सिस पास हो रहा है, और जो वर्टिकल जॉइस्ट है उसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होगा, तो उससे भी एक्स एक्सिस पास होता हुआ जा रहा है। तो जब पास होता हुआ जा रहा है तो कोई मसले की बात ही नहीं है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपली इस केस में जब आप आई एक्स एक्स निकाल रहे होंगे, तो आप जो भी ईच मेंबर का आई मिनिमम और आई मैक्सिमम दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखें यहाँ पे जब आई एक्स एक्स निकाला हुआ है, तो देखें यहाँ पे 213 10⁻⁻6 जो था वो मैक्सिमम था आई, और मिनिमम क्या था 9.6 10⁻⁻6, दोनों को सिर्फ ऐड करके और आई एक्स एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है आई वाई वाई। तो आई वाई वाई के लिए फिर से हमें चेक करना है कि भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा या नहीं। कैसे चेक करेंगे, अब आप देखें क्या वाई एक्सिस जो है वो इन दोनों मेंबर्स के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। तो अब ज़रा चेक कर लेते हैं, वाई एक्सिस तो देखें ये रहा, तो ये देखें वाई एक्सिस क्या इस हॉरिजॉन्टल जॉइस्ट के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, नहीं, इस हॉरिजॉन्टल जॉइस्ट का सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होगा, जबकि वाई एक्सिस तो यहाँ से पास हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो वर्टिकल वाला जॉइस्ट है इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होगा, लेकिन वाई एक्सिस आप देख रहे हैं थोड़ा सा साइड में पास हो रहा है। इस केस में आप क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब लगाएंगे तो इजाफी चीज़ क्या होगी, ए डी स्क्वायर, ठीक है। ए और डी का स्क्वायर ऐड करना होगा आपको। तो एक आपके पास आई मैक्स है, एक आपके पास आई मिनिमम है, तो दोनों में आप ए डी स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। अब ज़रा चेक कर लें, यहाँ पे आपके पास 213, ठीक है, 213 जो आई मैक्स है, उसमें आप ऐड कर रहे हैं क्या, ए जो कि 8.4 दिया हुआ है आपको, और डी का स्क्वायर। अब डी कैसे निकालना है वो ज़रा देख लें। डी क्या है, फासला, कहाँ से कहाँ तक का, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल मेंबर का जो सेंट्रॉइड है उससे लेके जो पूरे सिस्टम का सेंट्रॉइड है, क्योंकि पूरे सिस्टम के सेंट्रॉइड से वाई एक्सिस पास हो रहा है, तो वहाँ से लेके वहाँ तक का फासला, हॉरिजॉन्टल मेंबर के सेंट्रॉइड से लेके पूरे सिस्टम का सेंट्रॉइड या वाई एक्सिस तक का फासला, वो क्या है, डी। कैसे निकालेंगे आप, ऐसे निकालेंगे आप कि भाई आपको ये पता है कि जो वर्टिकल वाला जो जॉइस्ट है उसके सेंटर लाइन से लेके उसके रेफरेंस से आपने ये सेंट्रॉइड निकाला था 105, यानी जो x की वैल्यू आई थी कितनी, 105 mm, वहाँ पे आप चेक कर लें 105 mm आई थी। तो ये पूरा कितना था, यानी हॉरिजॉन्टल जॉइस्ट के सेंट्रॉइड से लेके और वर्टिकल जॉइस्ट के सेंट्रॉइड तक फासला था कितना, 210। तो 210 में से अगर आप ये माइनस कर दें x बार, तो आपको इतना फासला मिल जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल जॉइस्ट के सेंट्रॉइड से लेके y एक्सिस तक का फासला, यानी 210 में से आप
105 माइनस कर दें तो ये देखें 210 में से 105 माइनस किया, ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर कर दिया। 10 की पावर -6 वही है जो पहले से लगी हुई थी। यहाँ पे चाहे तो देख लें आप। तो वो 213 के साथ तो 10 की पावर -6 लिखी हुई थी, फिर ये यहाँ पे क्योंकि ये 8.4 वाली जो चीज़ है 8.4 10 की पावर -3 जो है वो उसमें मीटर में था वो एरिया, जबकि ये जो डिस्टेंस है ये मिलीमीटर में इन्होंने लिया, तो वो मिली का फिर वो स्क्वायर तो वो 10 की पावर -6 ही बन जाता है, तो वो कॉमन ले लिया इन्होंने। आप चाहें तो ऐसे नहीं करें, आप सिंपली जो है वो इतना डायरेक्ट ना करें, कॉमन इन्होंने डायरेक्ट लिया हुआ है। आप क्या करें, बस जो आई मैक्स दिया हुआ है 213 और 213 के साथ दिया हुआ था 10 की पावर -6 और उसमें आप क्या कर दें, प्लस कर देंगे क्या, AD²। तो आप डिस्टेंस को चाहें तो यहाँ पे उसमें मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में, और ऐसे नहीं करें, ये बिल्कुल उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ख़ुद समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है वो 213 के साथ ऐड हो रही है, इतनी चीज़ प्लस फिर वो जो मिनिमम वाला है उसमें भी जो है वो ऐड हो रहा है। क्या, जो कम वाला AD² है यहाँ पे कहाँ गया, जो दूसरा बचा आपके पास मेंबर, वो है वर्टिकल। तो वर्टिकल जो जॉइस्ट है उसके सेंट्रॉइड से लेके और ये जो पूरे सिस्टम का सेंट्रॉइड G है वहाँ तक का फासला, वो तो यकीनन ख़ुद कितना है, x के बराबर ही होगा ये। तो ये कितना आया था, 105, ये आया था 105। तो इसमें तो AD² में जो D है वो 105 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ख़ुद देखें आप, यकीनन इन्होंने IYY निकालना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट कह दिया, यहीं से पता चल रहा है, क्योंकि IYY में वो I मैक्स और I मिनिमम में दोनों में वो चीज़ें ऐड हो रही हैं AD², तो यकीनन IYY बड़ा होगा, तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। छोटा क्या होगा, IXX। तो जो छोटा IXX आया है वो कितना है, 222.6 10 की पावर -6, और इसको इन्होंने इक्वेट कर दिया किसके बराबर, AK² के बराबर। वो लिखना भी इन्होंने पसंद नहीं किया, डायरेक्ट इक्वेट कर दिया कि I = AK²। आप अपने पास लिख लें। A क्या होगा, पूरे सिस्टम का एरिया, पूरे सिस्टम का एरिया मतलब दोनों जॉइस्ट का एरिया, और एक जॉइस्ट का 8.4 10 की पावर -3 था, तो दोनों का कितना होगा, 2 × 8.4 10 की पावर -3, और AK² में जो A है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगा, I से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास K² की वैल्यू आ जाएगी। तो K² की वैल्यू आ गई, इसको आपने अलहदा कर लिया, K² की जो वैल्यू आ गई इसको आपने अलहदा कर लिया, अपने पास लिख लिया। फिर क्योंकि आपको कंडीशन दी हुई थी कि वो जो लोड अप्लाई हो रहा है वो ऑयलर लोड का 1/3 है, तो ऑयलर लोड जो फिक्स्ड फ्री एंड्स होते हैं ना, फिक्स्ड फ्री एंड्स, उसके लिए ऑयलर लोड की जो कंडीशन होती है, यानी आप लिख लें PE, वो इसके बराबर होता है π² कैपिटल E कैपिटल I/4L²। तो आपको कैपिटल E भी पता है, आई भी जो है वो यहाँ आपको पता चल चुका है लीस्ट वाला कौन सा है, और लेंथ आपको बताई हुई थी 8 मीटर। तो सब कुछ आप यहाँ पुट कर देंगे और लोड निकाल लेंगे। तो लोड यहाँ पे 1786 × 10 की पावर 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.786 10 की पावर 3 × 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 जो है वो कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 को हम कहते हैं मेगा, तो लिहाजा 1.79 मेगा न्यूटन आपके पास क्या आ रहा है, ऑयलर का लोड या यूलर का लोड। फिर आप कंडीशन लगाएंगे कि P जो है वो बराबर है कितना, 1/3 ऑफ PE, और उसके ज़रिए आप यहाँ पे एक्चुअल लोड जो अप्लाई हो रहा है वो ऑयलर लोड का 1/3 है, यानी डिवाइड बाय 3, तो 0.6 मेगा न्यूटन हो गया। फिर जब आप स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है, लोड अपॉन एरिया के। तो एक्चुअल स्ट्रेस क्या होगा, एक्चुअल लोड अपॉन एक्चुअल एरिया। तो एक्चुअल लोड 0.6 × 10 की पावर 6 यानी मेगा, और नीचे एरिया, कुल मिला के एरिया कितना है, एक जॉइस्ट का एरिया 8.4 10 की पावर -3 था, तो दो जॉइस्ट का दुगना हो गया। ये आपके पास एक्चुअल स्ट्रेस आ गया 35.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मेगा इसलिए छोड़ दिया कि वो 10 की पावर 6 वैसे ही आप छोड़ दें तो मेगा में बन जाएगा। फिर अब इसके ज़रिए आप पेरी रॉबर्टसन का जो कांस्टेंट है ईटा वो आप निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 0.3 L/100 K और पूरे पे स्क्वायर। तो लेंथ तो आपको पता है 8 है, तो उस पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे K पे जब स्क्वायर होगा तो पूरे K² की वैल्यू आपको पता है, आपने साइड में अपनी निकाल के रख ली थी, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इससे पेरी रॉबर्टसन का कांस्टेंट आ जाएगा। वो फिर आप पेरी रॉबर्टसन की जो इक्वेशन है, ये जो इतनी बड़ी लिखी हुई है, कैपिटल N सिग्मा = सिग्मा y प्लस ईटा सिग्मा E/2
माइनस अंडर रूट और ब्रैकेट्स में फिर वो सिग्मा वाई प्लस ईटा सिग्मा ई अपॉन 2 पूरे पे स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई सिग्मा ई। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट ईटा लिखना भी पसंद नहीं किया और ईटा की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो जब पुट कर दी उसके बाद सिग्मा वाई आपको सवाल में दिया हुआ था यील्ड स्ट्रेस, सिग्मा ई आपको पता है। कैसे पता है सिग्मा ई? सिग्मा ई है क्या? ऑयलर का स्ट्रेस है। तो जब आपको ऑयलर का लोड पता है तो ऑयलर का स्ट्रेस भी बता ही दिया हुआ है शायद सवाल में ना। यहाँ पे अगर आप आएँ तो नहीं, बल्कि ये तो आपके ऑयलर का लोड आप निकाल चुके ना, तो ऑयलर का जब आप लोड निकाल चुके हैं तो एरिया से डिवाइड करके ऑयलर का स्ट्रेस भी आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे निकाला हुआ भी है सिग्मा ई। ऑयलर का लोड सिग्मा वाई दिया हुआ था सवाल में, तो सब कुछ आप पुट कर देंगे। ठीक है, और अगर बोलें आपकी सिग्मा कहाँ से आया तो सिग्मा यहाँ से आ गया, जो एक्चुअल स्ट्रेस है। कैपिटल एन इसके ज़रिए फिर आपने निकाल लिया, और कैपिटल एन क्या कहलाता है? लोड फैक्टर। उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2.75। ठीक है, वो आप कर लेंगे कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है ना, मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन पे चला सकता हूँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सब कुछ पुट करेंगे और कैपिटल एन निकाल लेंगे। बल्कि स्टेप्स में कर लीजिएगा, एकदम पूरा इसमें कर लेंगे तो शायद कैलकुलेटर पर आप ना कर पाएँ या कहीं गलती हो जाए तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका ये एग्जाम्पल 2.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी, इसकी थीम भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल 2.3 की तरफ। अब देखें, ये आपके सामने एग्जाम्पल 2.3 लिखी हुई है। इसमें कह रहे हैं कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, वो आपको पता करना है। ठीक है, और जो आई सेक्शन गिर्डर है हमारे पास, उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 200 mm बाय 60 mm। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे, लेट से ये वर्टिकल अगर रखा हुआ है तो 200 mm इसकी वर्टिकल जो है डायमेंशन है और 60 mm इसकी जो टॉप पे हॉरिजॉन्टल और बॉटम पे आई की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है वो दी हुई है। और लोड आपको बताया हुआ है, यानी कैपिटल P 100 किलो न्यूटन, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। और एक्सेंट्रिसिटी, अच्छा यहाँ पे जो है वो एक्सेंट्रिक लोड का प्रॉब्लम है, ये एक्सेंट्रिक लोड का प्रॉब्लम है। इसमें एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 6 mm बताई हुई है फ्रॉम क्रिटिकल एक्सेस। अच्छा, क्रिटिकल एक्सेस या क्रिटिकल लोड की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो ये वो क्रिटिकल वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे फिर वो कॉलम बकल के ज़रिए फेल नहीं होता। ठीक है, अगर उस क्रिटिकल एक्सेस पे या क्रिटिकल लोड अप्लाई हो रहा था तो वो बकल नहीं होता। खैर, ये एक्सेंट्रिक लोड का प्रॉब्लम है। इसमें स्मॉल ई आपको दिया हुआ है 6 mm, एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है आपको। ठीक है, क्रिटिकल एक्सेस से। और फिर ये क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एंड्स जो हैं वो पिन जॉइंट हैं, दोनों एंड्स जो हैं पिन जॉइंट है ना, तो ये वाला केस जो है वो स्मिथ साउथवेल का केस कहलाता है। ठीक है, तो आप अगर अपनी बुक के चैप्टर में एक्सेंट्रिक लोड्स वाले में जाएंगे, उसमें स्मिथ साउथवेल वाला जो मेथड है वो इसमें यूज़ होगा, क्योंकि इसमें दोनों जो हैं वो पिन जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे और सवाल में मज़ीद आई वाई वाई दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर की पावर 4, और आई एक्स आपको दिया हुआ भी नहीं है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और कैपिटल ई यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या यंग्स मॉड्यूलस आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये कि क्योंकि यहाँ पे आपको लोड दिया हुआ था तो स्ट्रेस आप पता कर लेंगे लोड अपॉन एरिया से, तो क्योंकि स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको आगे। फिर वही वाली बात, क्योंकि यहाँ पे तो आपको अब निकालना नहीं है भी सिर्फ एक ही आई सेक्शन, दो तो है नहीं, तो कोई अब आपको वो नहीं सोचना है पैरेलल एक्सेस थ्योरम या इस तरह की कोई भी चीज़। बस आई वाई वाई दिया हुआ है, उसी को ए के स्क्वायर के बराबर इक्वेट करके आपने जो है वो के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। आई वाई वाई जो दिया हुआ है उसको आपने फिर ए से डिवाइड किया, ए भी क्योंकि आपको दिया हुआ है, और इसके ज़रिए आपके पास के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर ये पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पे आपके सामने। फिर इसमें जो है ना, अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये एक्सेंट्रिक लोड का प्रॉब्लम है, और उसमें भी क्या कि जिसमें दोनों एंड्स पिंड हो, इस तरह पिंड पिक्चर दिखाई हुई है, दोनों एंड्स पे पिन लगी हुई है। ठीक है, फिक्स नहीं है, पिंड है। इस केस में स्मिथ साउथवेल का फार्मूला यूज़ होता है। स्मिथ साउथवेल का फार्मूला ये लिखा हुआ है बुक में, इक्वेशन आपकी 2.26 है। सिग्मा मैक्स क्योंकि आपसे पूछा था मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो इस इक्वेशन में आपको सिग्मा चाहिए। सिग्मा क्या, यानी जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोड दिया हुआ था, लोड को एरिया से डिवाइड करा के इसलिए आपने स्ट्रेस निकाला था। फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + ई एच अपॉन के स्क्वायर। तो इसमें ई क्या है, एक्सेंट्रिसिटी जो आपको 6 mm दी हुई थी। एच बेसिकली जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से लेके और मैक्सिमम स्ट्रेस्ड फाइबर तक का फासला होता है।
तो न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली वो एक्सिस होता है कि जिस पे जब लोडिंग अप्लाई होती है तो डिफ्लेक्शन तो हो रहा होता है पूरे मेंबर में, लेकिन इसकी डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं आता किसके, न्यूट्रल एक्सिस के। ये कोई मतलब हकीकत में कोई चीज़ नहीं होती न्यूट्रल एक्सिस, ये एक एक्सिस है, वो मतलब इमेजनरी जो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि जब पूरा मेंबर डिफ्लेक्ट होता है अंडर द लोडिंग, तो इसमें जो यानी समझ लें इसकी डायमेंशन में, न्यूट्रल एक्सिस की डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि कर्वेचर आ जाता है ना पूरे मेंबर में, लेकिन जो दरमियान में न्यूट्रल एक्सिस होता है उसकी डायमेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये टर्म होती है न्यूट्रल एक्सिस, तो ये मैंने आपको बता दी इजाफी। फिर ये कि एच मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रल एक्सिस से लेके कहाँ तक का फासला है, मैक्सिमम स्ट्रेस्ड फाइबर, यानी दरमियान का जो एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस उससे लेके मैक्सिमम स्ट्रेस्ड फाइबर यानी यहाँ तक कोने तक, तो ये कितना होगा, यकीनन ये जो डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितनी थी, 60 mm बताई हुई थी शायद, देख लें, हाँ ये रही, 60 mm, तो इसका आधा कितना होगा, 30 mm, इसलिए यहाँ दिया हुआ है एच कितना है, 30 mm। फिर कैपिटल एल आपको शायद पता है, अच्छा के का स्क्वायर आप निकाल चुके हैं पीछे, ए के स्क्वायर के बराबर इक्वेट जब किया था आई को आपने, तो आप निकाल चुके हैं। ठीक है, और फिर आपको जो है वो यहाँ पे मज़ीद ये कि लेंथ आपको यानी कैपिटल एल दी हुई है 4 मीटर। ठीक है, और फिर सिग्मा आप अभी थोड़ी निकाल चुके हैं, दोबारा से अंडर रूट में सिग्मा आ रहा है, नीचे कैपिटल ई और के स्क्वायर, दोबारा वही टर्म्स रिपीट हो रही हैं। कैपिटल ई क्या है, मॉड्यूलस, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। के का स्क्वायर अभी निकाला हुआ था, दोबारा से वो पुट कर देना है। दरमियान में ये सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो सेक आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेटर पे भी आपको पता होना चाहिए, उसकी की होती है मतलब एक कैलकुलेटर पे कीज़ होती है ना, तो एक की सेक की भी होती है। ठीक है, बस इसमें तो फिर ये है कि सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दें, सब कुछ आप ऐसा ही यूनिट में पुट करें। जैसे 6 mm है तो 6 × 10⁻³ और 30 mm है एच की वैल्यू, तो 30 10⁻³ ठीक है ना। इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट किया हुआ है, आप अपने पास जो है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप करिएगा। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, ये आई थी 100/6। आप ऐसे मत लिखिएगा, जो आ रही हो बस वो लिख दीजिएगा वैल्यू। 100/6 का आंसर जो भी बनेगा वो लिख दीजिएगा, तो वो मेरा ख्याल है कितना बनेगा, तकरीबन 16 पॉइंट समथिंग होगा मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो भी हो आप लिख लीजिएगा, प्रॉपर वे में करिए, सारी वैल्यूज पुट करते जाएं इसमें, और सिग्मा मैक्स की वैल्यू फिर आप निकाल लेंगे इस तरह। और फिर इनके पास आंसर आ रहा है 25.3 मेगा न्यूटन पर मीटर। आप चाहें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं, वो कोई इशू की बात नहीं होती। ठीक है, वो तो प्रीफिक्स सेट करके ये 10⁻6 को कह देते हैं मेगा। बस ये चीज़ का ख्याल रखना है, सब ऐसा यूनिट्स में रखें तो बेहतर रहेगा। तो फिर सिग्मा मैक्स भी खुद ब खुद ऐसा यूनिट यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस प्रॉब्लम, एग्जाम्पल प्रॉब्लम। तो इसमें बस आपको ख्याल रखना था कि अगर एक्सेंट्रिक लोड है तो आपको टाइप पहचाननी है, दोनों पिन एंड्स हैं तो कौन सा वाला मेथड है, स्मिथ साउथवेल, तो उसकी इक्वेशन यूज़ हो रही है। उसकी इक्वेशन में सिर्फ एक चीज़, आपको दो चीज़ें नहीं पता थी, सिग्मा और के का स्क्वायर। तो सिग्मा और के का स्क्वायर आपने अलग से कैलकुलेट कर लिए, बाकी एक्सेंट्रिसिटी पता है। एच आपको दिमाग लगा के पता करना है कि जो भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन थी उसका आधा हो जाएगा, 60 का आधा 30। बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है, जस्ट पुट करके वैल्यूज़ और आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। तो आपकी 2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई, एक 2.2 एक 2.3। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।